वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स 1। तो हमने लास्ट क्लास में मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मैनेजमेंट डिस्कस किया था और उसके बाद में एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कुछ डिफरेंसेस भी देखे थे और हमने वहां पे बताया था कि हम अगले सेशन में इसके केस स्टडीज लेके आएंगे। तो हम हाजिर हैं आज आपके सामने मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कुछ केसेस लेके। तो यहाँ पे हमने कुछ हाइपोथेटिकल पर्सन्स का नाम एज्यूम करके यहाँ पे मेंशन किया है। ये डिस्क्लेमर है कि ये जस्ट हाइपोथेटिकल नाम है, अगर किसी के साथ मिलते भी हैं तो उसको जस्ट कोइंसिडेंटल माना जाएगा, है ना। तो चलो इसी के साथ हम आज का केस स्टडी चालू करते हैं। आज का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मायोकार्डियल इमरजेंसी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो केस कुछ इस तरीके से है। मिस्टर गुरु, अ 55-year-old male person, appeared in a hospital with sudden retroesternal chest pain for 30 minutes while resting, radiating to left arm associated with sweating and nausea। तो आदमी को देखो टिपिकल पैटर्न दिख रहा है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। उसको सडन रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है 30 मिनट्स के लिए, वो रेस्टिंग में है तब भी पेन है, रेडिएट हो रहा है, लेफ्ट आर्म पे जा रहा है और आदमी को इंटेंस स्वेटिंग भी है, नोजिया भी है। तो साइन एंड सिम्टम तो पूरे मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लग रहे हैं। फिर उसको हिस्ट्री जब लिया था तो उसका हाइपरटेंशन था पिछले 20 साल से, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 130/80 mmHg है, हार्ट रेट भी ऑलमोस्ट नॉर्मल है 95 पर मिनट है, कोई CHF एसोसिएटेड भी नहीं है। जबकि लैब टेस्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि जो उसकी ECG टेस्टिंग करी है उसमें ST सेगमेंट एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, लीड 2, 3 एंड AVF एट्रोवेंट्रिकुलर जो लीड रहता है वहां पे। तो यहाँ पे ST सेगमेंट एलिवेशन है, तो ये भी हमको बता रहा है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। तो आगे जाके जो उन्होंने बायोमार्कर के टेस्ट किए हैं, जो ट्रोपोनिन आई की लेवल है वो 2.5 नैनोग्राम पर ml है, मतलब कुछ मायोकार्डियल सेल्स की डेथ हुई है और CKMB भी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये बेसिकली MI का केस हमको समझ में आ रहा है कि तो इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस इसको MI की तरीके से डायग्नोस करने के लिए। हम इन एविडेंसेस को एक बार कलेक्ट करके देखते हैं। रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन टिपिकल है, रेस्टिंग में भी आ रहा है, फिर से टिपिकल है, रेडिएट हो रहा है लेफ्ट आर्म में, एसोसिएटेड विद स्वेटिंग एंड नोजिया। तो यहाँ पे फिर भी हमको कंफ्यूज हो सकता है कि एंजाइना है या MI है। आगे हम देखेंगे रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है, हाँ है। तो ST सेगमेंट एलिवेशन है जो एंजाइना में नहीं होता है, MI में होता है। ये एक अच्छा रोबस्ट एविडेंस हो गया कि ये MI का केस है। ट्रोपोनिन भी बढ़ा हुआ है, मतलब सेल डेथ हुई है, मायोकार्डियल टिश्यू की डेथ हुई है, जो फिर से सेकेंड एविडेंस हो गया हमारा मायोकार्डियल इंफार्क्शन को बताने के लिए। तीसरे में जो CKMB है उसका भी लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये 3 एविडेंसेज हो गए। तो अपने पास अभी कितने एविडेंस है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये 3 एविडेंसेज के बेसिस में हम क्या बोल सकते हैं कि ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन का केस है। तो यहाँ पे क्या कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है क्या? देखो MI है, कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व तो होगी। तो यहाँ पे क्या क्लॉट है क्या, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ST सेगमेंट एलिवेटेड है। ST सेगमेंट एलिवेटेड है मतलब कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी का अक्लूजन है, या तो क्लॉट है या थ्रोम्बस है या एम्बोलिज्म है, मगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेड है। तो कोरोनरी आर्टरी ये ब्लॉकेड का सीन है क्योंकि यहाँ पे ST सेगमेंट एलिवेटेड है। इसको इमरजेंसी मैनेजमेंट हम क्या देंगे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इमरजेंसी मैनेजमेंट में पहले कंप्लीट बेड रेस्ट से चालू करेंगे, SpO2 चेक करेंगे। SpO2 अगर 90 से नीचे है तो हम O2 थेरेपी देंगे। O2 थेरेपी देंगे तो अगर इसमें कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको नाइट्रेट्स दे सकते हैं। एक बार हम इसको नाइट्रेट्स देंगे तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। पेन को स्टेबलाइज करने के लिए हम मॉर्फिन दे सकते हैं। अगर ये स्टेबलाइज है तो हम इसको एस्पिरिन च्यू करने के लिए भी बोलेंगे और उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स भी दे पाएंगे। ये हम इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन में। अगर एक बार ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो हम मेंटेनेंस थेरेपी में क्या वाली थेरेपी देंगे, यहाँ पे हमने जो डिस्कस करी थी डैश थेरेपी, राइट, डुअल थेरेपी जो हमने डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद में एंटीप्लेटलेट हमने डिस्कस करी थी, फिर स्टेटिन्स हमने डिस्कस करी थी और फिर उसके बाद में हमने हार्ट रिमॉडलिंग एजेंट्स को हमने डिस्कस किया था और अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट को किया था। ये कॉम्बिनेशन जो है वो मेंटेनेंस थेरेपी में दे सकते हैं। यहाँ पे हमको एक चीज समझने की क्या जरूरत है कि क्योंकि यहाँ पे ST सेगमेंट एलिवेशन है, यहाँ पे ऑक्लूजन है, अगर हमको अवेलेबल है तो हम PCI में जाएंगे, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में जाएंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हमको थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देने की भी जरूरत है। जैसे हमने एग्जाम्पल में बात करी थी स्ट्रेप्टोकाइनेज की, 1.5 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट ओवर 1 आवर। हाँ, तो इसको हम इन्फ्यूज कर देंगे जिसकी वजह से यहाँ पे क्लॉट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और आदमी को रिलीफ मिलेगा। होप कि आपको ये केस जो है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम एक ऐसा ही दूसरा केस देखेंगे। दिस इज अ केस ऑफ अ पर्सन मिस्टर राज, राइट, डबल J। अ 60-year-old मेल पेशेंट विजिटेड द हॉस्पिटल विद द चेस्ट टाइटेडनेस सिंस 2 आवर्स। 2 घंटे से उसके चेस्ट में एकदम से भारीपन है, टाइटनेस है, ब्रीदिंग भी शॉर्टनेस है, वो हाँफ रहा है, बहुत छोटी छोटी सांसें ले रहा है, उसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी हो रहा है,
उसको डायबिटीज मेलाइटिस है पिछले 10 साल से और सीकेडी भी है स्टेज 3 का। ऑन एग्जामिनेशन उसका बीपी बॉर्डरलाइन हाई है, हार्ट रेट भी हाई है और माइल्ड क्रेपिटेशन साउंड भी सुनने को मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लंग्स की पैथोलॉजी भी साथ में लगी हुई है। लैब टेस्ट में हमको देखने को मिल रहा है कि एसटी डिप्रेशन है, ईसीजी में एसटी डिप्रेशन है, एलिवेशन नहीं है, तो ये एमआई भी हो सकता है, एंजेना भी हो सकता है, हमको आगे भी देखना पड़ेगा। सीकेएम भी नॉर्मल है, मतलब एंजेना भी हो सकता है। ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे ये पहला एविडेंस आ गया कि ये माइकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, सीकेडी है, आरबीएस भी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज भी है। तो हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, एक तो सिम्टम है और दूसरा एविडेंस है कार्डियक ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है। तो क्या ये एमआई है? क्योंकि हमारे पास दो एविडेंसेज है, हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एमआई है। और ये किस टाइप का एमआई है ये ऐसा पूछ रहा है, तो ये क्या है, जहां पे एसटी सेगमेंट नहीं बढ़ा है, एनएसटी एमआई है, जहां पे एसटी सेगमेंट नहीं बढ़ा है, मतलब ये क्लॉट नहीं है, यहाँ पे क्लॉट नहीं बना है, माइट बी थ्रोम्बोसिस की वजह से, थ्रोम्बोस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे एमआई आया है और ये प्रोग्रेसिव एमआई है। तो यहाँ पे हमको थ्रोम्बोलाइटिक्स देने की जरूरत नहीं है, बाकी मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इसमें रिस्क फैक्टर कौन से हैं पेशेंट में? पेशेंट में रिस्क फैक्टर सीकेडी तो इसका रिस्क फैक्टर है ही, डायबिटीज भी रिस्क फैक्टर्स है, और अभी बीपी भी बॉर्डरलाइन है, तो क्या मालूम ये हाइपरटेंसिव भी हो सकता है, तो ये भी एज ए रिस्क फैक्टर हो सकता है। और उसका एज भी 60 ईयर है और वो मेल भी है, तो मेल एज ज्यादा होना, मेल जेंडर होना, फिर डायबिटीज मेलाइटिस होना, सीकेडी होना, ये सारे इस पेशेंट के लिए रिस्क फैक्टर है। होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट हम इसको कैसे करेंगे? इमरजेंसी मैनेजमेंट हम पिछले केस की तरह ही करेंगे, मगर यहाँ पे हम थ्रोम्बोलाइटिक नहीं देंगे क्योंकि एसटी सेगमेंट में हमको इलिवेशन देखने को नहीं मिला है। हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट बेड रेस्ट में लेके जाएंगे, O2 देंगे, एस्पिरिन चबाने के लिए बोलेंगे, नाइट्रेट्स देंगे, फिर हम इसको मॉर्फिन देके इसका पेन कम कराएंगे और यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स चालू कराएंगे। ऐसे हम इसको इमरजेंसी मैनेज कराएंगे। बाकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जैसे हमने डैश ए का अप्रोच देखा था, वही डैश ए का अप्रोच यहाँ पे भी लागू करेंगे और इसको काउंसलिंग देने की जरूरत है। ब्लड अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं है, क्रेटिनिन लेवल भी हाई है, जो अपना सीकेडी है उसका भी अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया, तो उसको बहुत सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, जैसे डाइट से लेके उसका जो एडहेरेंस है ड्रग में, वो भी सारा कुछ देखना पड़ेगा और उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि जो भी दवाइयां डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है उसको टाइम पे लेना है और जैसे बताई है वैसे ही लेना है। और जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या क्या करना है जो हमने डिस्कस करी थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चालू होते टाइम पे, वो सारी लाइफस्टाइल मॉडलिटीज हम उसको पेशेंट को बताएंगे वो रिकवर होने के बाद में। तो ऐसे हम इस सेकंड केस को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे जो इसका थर्ड केस है, क्या हम थर्ड केस को मैनेज कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। ये आता है मिस्टर अनिल का केस, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, है ना, मैं इसको सॉल्यूशन नहीं करूंगा। आई थिंक ये आप सॉल्यूशन करोगे और इसका आंसर मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे, नहीं होगा तो आप पूछ सकते हो, तो मैं कहीं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो मिस्टर अनिल, अ 65-year male came to the hospital with the history of severe chest pain from 6 hours, shortness of breathing and dizziness। चेस्ट पेन कब से है? 6 घंटे से है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, डिजीनेस है, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है, वो स्मोकिंग की हिस्ट्री भी है, अल्कोहलिक भी है, डायबिटीज मेलाइटिस का भी हिस्ट्री है, उसका बीपी भी कम है, 80 to 50 mmHg है, सिस्टोलिक भी कम है, डायस्टोलिक भी कम है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, कोल्ड एंड कामी पेरिफेरी है, पल्मोनरी रेल्स भी सुनाई दे रहे हैं, है ना, तो जिसका मतलब हो सकता है कि लंग्स में भी दिक्कतें हैं। तो ईसीजी में एसटी सेगमेंट इलिवेशन आया है, ट्रोपोनिन 10 नैनोग्राम पर ml है, बढ़ा हुआ है, सीकेएमबी भी बढ़ा हुआ है, इको में इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 30% देखने को मिला है और एंटीरियर वॉल में हाइपोकाइनेसिया देखने को मिला है। तो मैं अभी इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा जैसे मैं बाकी केस में डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इसको हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, इसका एक्यूरेट डायग्नोसिस क्या हो सकता है, आप इसको ट्राई करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, अगर आपसे होता है तो आप उसको करेक्ट आंसर कमेंट में छोड़िए। क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ऑब्वियसली एमआई है तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ये भी आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो। इसको आप ए नंबर बोल के इसका सॉल्यूशन छोड़ सकते हो, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, एफ नंबर एंड जी नंबर, ऐसे करके आप इसके आंसर छोड़ सकते हो। इमीडिएट मैनेज कैसे करेंगे हमने आगे के 2 केस में डिस्कस किया है। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन क्या देने की जरूरत है, क्यों देना है या क्यों नहीं देना है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देने की जरूरत है कि नहीं है, देना है या नहीं देना है तो क्यों देना है, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, ये चीजें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या इसको आईसीयू
ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या, जरूरत है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, ये भी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। तो बाकी जो कोमोर्बिडिटीज है जैसे सीकेडी, डायबिटीज और जो ब्लड प्रेशर का, अगर इसको नहीं ब्लड प्रेशर की भी हिस्ट्री थी, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इन कोमोर्बिडिटीज को कैसे मैनेज करेंगे, ये भी आप वन लाइनर में आंसर कमेंट्स में लिख सकते हो। तो ऐसे देखते हैं आप कितने लोग इसको सॉल्व करने में कैपेबल हो, नहीं तो हम फिर बाद में उसको सॉल्व करके बताएंगे, या फिर मैं एक डिटेल्ड नोट कमेंट्स में आपको पिन करके छोड़ दूंगा इसका सॉल्यूशन जो रहेगा। तो यहाँ पे एक में बहुत क्लिनिकल टिप्स इसका क्या है कि रिकॉग्नाइज एमआई, पहले एमआई को पहचानना है। एमआई पहचानने के लिए सिम्टम्स है, आदमी की हिस्ट्री है, उसके रिस्क फैक्टर्स है, फिर कुछ ईसीजी के पैटर्न्स है और कुछ बायोमार्कर्स के पैटर्न्स है और रेडियो डायग्नोसिस है जिससे हमको इसको पहचानना है। ईसीजी को इसके साथ कोरिलेट करना है, अर्ली मैनेजमेंट देने की जरूरत है, तभी हम इवेल्युएशन में जाएंगे। अगर हम शुरू में इवेल्युएशन में जाएंगे अर्ली मैनेज नहीं करके तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद हम फिर धीरे धीरे कोमोर्बिडिटी को ट्रीट करेंगे। तो हमको ये सीरियली जाना पड़ेगा, ऐसे हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन को मैनेज कर सकते हैं। होप ये केस स्टडीज आपको अच्छी लगी होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और इससे आपका नॉलेज भी बड़ा होगा। हैविंग सेड दैट, यहाँ तक लेक्चर सुनने के लिए आपका थैंक यू। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उनको भी बताइए कि यहाँ पे अच्छी तरीके से केसेस को डिस्कशन भी किया जाता है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर अगेन लिसनिंग टुडेज क्लास। सी यू इन दी अनदर टॉपिक। थैंक यू।